चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतरते हैं। आज हम मध्य प्रदेश के बेरमपुर गांव की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली 400 साल पुरानी लोक कथा की तह तक जाएंगे, जहां प्राचीन श्राप और आधुनिक विज्ञान आमने सामने आ जाते हैं। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। बम बम बश। जरा कल्पना करके देखते हैं, 17वीं सदी में घने जंगल के बीचों बीच गूंजते इस मंत्र को सुनकर कैसा महसूस होता होगा। सोचकर ही रूह कांप जाती है ना। असल में ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये सीधे तौर पर मौत की दस्तक थी। उस दौर में अगर किसी के कानों में ये आवाज पड़ गई तो बस समझ लेना चाहिए कि उसका अंत तय है। और ठीक यहीं से हमारी इस खौफनाक दास्तान की असल शुरुआत होती है। तो इस पूरी लोक कथा का सबसे खौफनाक हिस्सा क्या है? वो है निशिर मोलो। आसान शब्दों में कहें तो ताबूत उठाए 4 भयानक आकृतियां। नियम बिल्कुल सीधा था, अगर वो आ रहे हैं तो तुरंत छुप जाओ। लेकिन 400 साल पहले एक शनिवार की काली रात को मदन नाम के एक लड़के ने अपने पिता की इस चेतावनी को हल्के में ले लिया। उसने झाड़ियों में छुपने की कोशिश तो की, लेकिन गलती से पीछे मुड़कर देख लिया। और फिर अगली सुबह उसी बरगद के पेड़ के पास मदन की लाश मिली, खौफ से पूरी तरह जमी हुई। अब यहां कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ हैं गांव वाले, जिनके दिलों में आज भी अलौकिक शक्तियों और अपशकुनों का गहरा खौफ बसा हुआ है, और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान पर भरोसा करने वाले लोग। आज के समय में दिल्ली की एक लैब में मेघना और इशिता नाम की 2 रिसर्चर्स प्रोफेसर जयदेव के लिए एक एंटीडोट पर काम कर रही हैं। कमाल की बात यह है कि वो इन पुरानी लोक कथाओं को अंधविश्वास मानकर खारिज नहीं करती, बल्कि उन्हें एक ऐसे अनछुए डेटा की तरह देखती हैं जिसका तार्किक विश्लेषण किया जाना बाकी है। लेकिन कहते हैं ना, अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। 400 साल का यह फासला आज के समय से एक बेहद अजीब तरीके से जुड़ जाता है। कैसे? मेघना के एक खौफनाक सपने के जरिए। उसे बार बार एक गहरे अंधेरे जंगल का सपना आता है। सपने में एक विशाल और भयानक पक्षी उसका पीछा कर रहा होता है, और फिर उसे दिखाई देता है एक अजीब सा पेड़ जिससे लगातार हरे रंग का पानी टपक रहा है। सोचने वाली बात है, आखिर इस सपने का मतलब क्या हो सकता है? इस पूरी पड़ताल में जो चीज सच में दिमाग घुमा देती है वो है इशिता को एक पुरानी किताब में मिली जानकारी। वो दंतकथाओं की एक किताब में मृत्युंजय अमृत के बारे में पढ़ती है। माना जाता है कि ये अमरत्व का अमृत है जो पूर्णिमा की रात को एक खास पेड़ से टपकता है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब उस किताब में बनी पेड़ की तस्वीर बिल्कुल वैसी ही निकलती है जैसा पेड़ मेघना हर रात अपने सपनों में देख रही थी। मतलब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। चलिए अब इस टाइमलाइन को जरा जोड़कर देखते हैं। 17वीं सदी में ताबूत देखने के बाद मदन का अचानक गायब होना, और फिर सीधे आज के दिन दिल्ली में मेघना और ऋषिता का अपना लैब का काम बीच में ही छोड़ देना। इन दोनों घटनाओं के बीच एक गहरा कनेक्शन है। इस लोक कथा की सच्चाई जानने और उस अमृत वाले पेड़ को खोजने की धुन में दोनों लड़कियां तुरंत बस पकड़ती हैं और सीधे मध्य प्रदेश के बेरमपुर गांव की तरफ निकल पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही उनके कदम बेरमपुर में पड़ते हैं, माहौल में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है मानो कुदरत खुद उनके आने का विरोध कर रही हो। अचानक एक भयानक धूल भरी आंधी उठती है जो सूरज की रोशनी को पूरी तरह निगल लेती है। जो मौसम कुछ देर पहले तक गर्म था वो अचानक से बर्फीला हो जाता है। और तो और गांव के मुखिया के घर और मंदिर में जल रहे दिए रहस्यमयी तरीके से अपने आप बुझ जाते हैं। ये सारे इशारे साफ बता रहे थे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जाहिर है इशिता और मेघना गांव वालों को मृत्युंजय अमृत वाली बात तो बता नहीं सकती थीं, तो वो एक बेहद सुविधाजनक झूठ का सहारा लेती हैं। वो गांव के मुखिया को बताती हैं कि वो 5 गांव पर अपनी कोई रिसर्च करने आई हैं। मुखिया वाकई बहुत नेक इंसान है। वो बिना किसी शक के अपनी पत्नी ठकुराइन और बेटे अनुज के साथ उन दोनों को अपने ही घर में रुकने की जगह दे देते हैं। असली खेल तो आधी रात को शुरू होता है। ये हिस्सा सच में दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला है। अनुज, जो खुद अपने गांव की सोच को थोड़ा पिछड़ा मानता है, वो आधी रात को राजा सूरजभान के 400 साल पुराने महल में उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। रात के 12 बजे मुखिया के सोते ही वे तीनों तेज हवाओं के बीच गलियों से छुपते छुपाते उस पुराने महल तक पहुंचते हैं। सालों से बंद पड़े उस महल का मुख्य दरवाजा जाम था, इसलिए उन्हें एक टूटी हुई खिड़की के रास्ते अंदर घुसपैठ करनी पड़ती है। महल के अंदर कदम रखते ही मेघना के मुंह से कुछ ऐसा निकलता है जिस पर हमें खास ध्यान देना चाहिए। वो कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहां पहले आ चुकी हूं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सुराग है जो इशारा करता है कि बेरमपुर गांव से मेघना का रिश्ता महज एक रिसर्च ट्रिप का नहीं है।
उस पुराने खंडर का कोना कोना उसे जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लगता है मानो उसका अतीत और वो महल किसी अदृश्य धागे से बंधे हुए हों। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे एक ही वक्त पर दो अलग अलग जगहों पर दहशत फैल रही थी। एक तरफ महल के अंदर के सन्नाटे को चीरते हुए मेघना और इशिता को सैनिकों के भारी जूतों की आवाज सुनाई देती है और अचानक एक भारी दरवाजा जोर से खुलता है और ठीक उसी समय महल के बाहर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। मुखिया और पुजारी की गहरी नींद टूट जाती है क्योंकि 400 साल बाद वही खौफनाक आवाजें, निशिर मोलो का वही खौफनाक मंत्र गांव की हवाओं में फिर से गूंजने लगता है। गांव का पुजारी बदहवास हालत में मुखिया के पास दौड़कर पहुंचता है। उसके चेहरे का खौफ इस डरावनी सच्चाई की गवाही दे रहा था कि निशिर मोलो जाग चुके हैं। जो काली शक्तियां सदियों से गहरी नींद में थीं, वो अचानक से बाहर आ गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्हें जगाया किसने? क्या ये उन दोनों लड़कियों के गांव में आने का नतीजा था? डर के मारे पूरा गांव अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके दुबक जाता है। और फिर आता है कहानी का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। जंगल की सीमा पर वो भयानक टकराव। गांव के दो आदमी, संपत और कप्ता, रात के अंधेरे में जंगल के किनारे बैठकर जुआ खेल रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत ठीक उनके पीछे खड़ी है। अचानक एक तेज आंधी आती है जो उनकी आंखों में धूल भर देती है, और जब वो आंखें खोलते हैं तो उनके ठीक सामने लाल चमकती आंखों वाले वो 4 आदमी खड़े थे जिनके कंधों पर वो खौफनाक ताबूत रखा था। इसके बाद जो नजारा था वो किसी के भी होश उड़ा दे। निशिर मोलो के कंधों पर रखा वो रहस्यमयी ताबूत संपत और कप्ता के ठीक सामने अचानक से खुल जाता है और उसके खुलते ही एक ऐसी दर्दनाक और भयानक चीख निकलती है, आह, जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई पूरे बहरमपुर गांव में गूंज उठती है। उस चीख में इतना खौफ भरा था कि उसे सुनकर गांव का बच्चा बच्चा अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम जाता है। ये साफ इशारा था कि कुछ बहुत बड़ा और अनिष्ट होने वाला है। तो अब इस पूरी घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, मेघना के उन अजीब सपनों, उस प्राचीन मृत्युंजय अमृत और 400 साल बाद निशिर मोलो के इस तरह अचानक जाग उठने के बीच आखिर क्या कनेक्शन है? क्या मेघना का उस खौफनाक ताबूत से कोई पुराना नाता है? इन कड़ियों को जोड़ना वाकई बेहद रोमांचक होगा। इस रहस्य की तह तक जाना अभी बाकी है, क्योंकि दरअसल सच्चाई शायद हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खौफनाक हो सकती है।